गुड मॉर्निंग फ्रेंड, ये द स्टडी गुरु और मैं हूं अनिल कुमार। इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमी रमेशिंग 12th एडिशन चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर में जो हमारे फोकस पॉइंट रहेंगे वो रहेंगे ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस। इसके अलावा ये मेरे बारे में कुछ है, आप देख सकते हैं और ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, मैन के क्वेश्चन पेपर, एनसीईआरटी से रिलेटेड टॉपिक एंड क्वेश्चंस, और जो एक प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और मेन की टेस्ट सीरीज हम इसमें देखेंगे। जो हमारे इस वीडियो में या इस जो चैप्टर की अगर हम बात करें, जो हमारे फोकस पॉइंट रहने वाले वो रहने वाले प्रोग्रेस क्या होती है आपकी, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स क्या होती है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो लेटेस्ट जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बेसिक मैं इसमें बता दूंगा। जो लेटेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके लिए मैं कल का जो वीडियो उसमें बताऊंगा। फिर आता है हमारे पास ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स, और ये यही हो जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भी यहीं बता दूंगा, और समरी ऑब्जेक्टिव एंड क्वेश्चन भी हम यहाँ पे देख लेंगे। तो एक एक करके शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आता है प्रोग्रेस। हमने पॉइंट देखा था फर्स्ट, तो प्रोग्रेस देखा था हमने। प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? अगर हम जनरल टर्म में बात करें तो प्रोग्रेस क्या है? किसी की ग्रोथ होना, कोई आगे बढ़ना। अगर किसी आदमी के पास बाइक है, वो कार ले आता है, अगले साल का कार से मान लो हेलीकॉप्टर ले आता है, उससे अगले साल प्लेन ले आता है, तो हम कहेंगे वो ग्रोथ कर रहा है, जैसे अंबानी कर रही है। ठीक है, वो है ग्रोथ। और ये वो है ग्रोथ, इसको प्रोग्रेस भी बोलते हैं, ग्रोथ का सिनोनिमस भी बोलते हैं। अगर यही चीज़ जैसे अंबानी जी ऊपर जा रहे हैं, जैसे इसी तरह से इसका उल्टा हो जाए, इसी तरह से जैसे जीडीपी जा रही है अंबानी की जी की उल्टी, तो वो है आपकी नेगेटिव डेवलपमेंट। द प्रोग्रेस इन जनरल टर्म फ्रीक्वेंटली यूज टू एक्सप्रेस डिनोट इम्प्रूवमेंट इन एनीथिंग। किसी भी चीज़ में इम्प्रूवमेंट आपका क्या है? प्रोग्रेस है। मान लो आपकी सैलरी 10,000 रुपये थी, बढ़ के 15,000 हो गई, 20,000, 25,000, 30,000 ऐसे बढ़ रही, तो ये क्या, ये इम्प्रूवमेंट क्या है? ये प्रोग्रेस है। अगर मान लो आपने कल एक चैप्टर किया, आज एक चैप्टर किया, ये भी क्या है? सब प्रोग्रेस है। इन इकोनॉमिक्स टर्म्स, इन इकोनॉमिक टर्म वॉज यूज फॉर द लॉन्ग टर्म टू शो द पॉजिटिव मूवमेंट इन द लाइफ ऑफ पीपल इन इकोनॉमी, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। जो हमारी प्रोग्रेस है उसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड होंगी, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या है? जिसको आप मनी में मेजर नहीं कर सकते, लेकिन आपको वो चीज़ दिखाई देगी। मान लो लोग हैं, उनमें हैप्पीनेस है, उनकी जो हेल्थ है वो बढ़ रही है, हेल्थ अच्छी है, ये सारी चीज़ें आपकी क्वालिटेटिव आएंगी। उसके बाद क्वांटिटेटिव में जो मनी मेजरमेंट है, मैंने अभी बताया, बाइक से कार पे, कार से हेलीकॉप्टर से आगे, इस तरह से ये मनी मेजरमेंट है। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस होता है जब अगर कोई काम चल रहा है आपका, ठीक है जी, वो पूरा नहीं हुआ है, तो वर्क इन प्रोग्रेस। आपने कई बार रोड पे देखा होगा, कहीं बीच में लिखा होता है वर्क इन प्रोग्रेस। अगर जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह चल रहे हैं तो वर्क इन प्रोग्रेस, तो ये वर्क इन प्रोग्रेस होता है। प्रोग्रेस आफ्टर ए पॉइंट ऑफ टाइम सम इकोनॉमिस्ट स्टार्टेड टू यूजिंग थ्री टर्म्स, प्रोग्रेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंटरचेंजेबली टू मीन द ऑलमोस्ट समथिंग। अब क्या है, पहले तो प्रोग्रेस आती थी, प्रोग्रेस का में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चीज़ें आती थी। उसके बाद क्या हुआ, इकोनॉमिस्ट ने ना तीनों टर्म, जो प्रोग्रेस भी है, ग्रोथ भी है और डेवलपमेंट भी, उनको एक तरह से यूज़ करना शुरू कर दिया। प्रोग्रेस का मीनिंग भी वही लेना शुरू कर दिया, ग्रोथ का भी वही, डेवलपमेंट का भी वही। फिर क्या हुआ, जो 1960s से 80s का जो टाइम आया, उसमें इन तीनों का अलग अलग मीनिंग दिया गया। इन तीनों का अलग अलग मीनिंग क्या दिया गया? द टर्म प्रोग्रेस बिकम द जनरल टर्म, नो स्पेसिफिक मीनिंग इन इकोनॉमिक्स आर डिनोटिंग बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो जी, अब हुआ ये, जो आपकी प्रोग्रेस पहले जो ली जाती थी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, यहाँ पे जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने कर दिया कि भाई इसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है, ये आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों को डिनोट करेगी। ठीक है जी। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है आपकी? इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? अगर हम इकोनॉमिक का बात करें, इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसे में कोई चीज़ बढ़ती है। ग्रोथ का मतलब है जो ऊपर जाती है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है अगर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, या आपके वर्क आवर, मान लो कम, मतलब वर्क आवर, आपने जो आवर में जो वर्क किया, मान लो आपने 10 घंटे में 20 मशीनें बनाई, उसी 10 घंटे में आप 20 की जगह 30 बना रहे हो, 21 बना रहे हो, 25 बना रहे हो, वो है प्रोडक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड
इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेरिएबल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे सिंपल बात है, सबसे सिंपल बात क्या है, एन इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेरिएबल। इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेरिएबल का मतलब क्या है, यहाँ पे मान लो आपने 100 रुपये से आप कोई चीज़ खरीद रहे थे, कल को आपको वही चीज़ खरीदने के लिए 110 रुपये आ गए, या फिर उस चीज़ की आपके पास 100 रुपये हैं और उस प्रोडक्ट की कीमत 100 से घट के 90 हो गई, ठीक है। ये सारे आपके इकोनॉमिक ग्रोथ में आएंगे। आप देखते होगे इलेक्ट्रॉनिक जो बाज़ार होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होती है उनकी कीमत टाइम टू टाइम कम होती है, कभी बढ़ती नहीं है, रेयर ही होता है। बढ़ेगी तो उसमें कुछ ना कुछ एडवांस डेवलपमेंट होगा, कोई टेक्नोलॉजी नई ऐड होगी। तो बात आती है ओवर पीरियड ऑफ ए टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम की भी बात है यहाँ पे, ठीक है जी। एन इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेरिएबल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज इकोनॉमिक ग्रोथ। जो आपके इकोनॉमिक वेरिएबल हैं उनमें मतलब एक पीरियड में, पीरियड मान लो 1 ईयर ले लिया हमने, 6 मंथ लिया, पर्टिकुलर पीरियड की बात हो रही, 10 साल ले लिया, तो उनमें जो उनकी वैल्यू बढ़ रही है वेरिएबल की, वो है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ। द टर्म कैन बी यूज एज एन इंडिविजुअल केस और इन इकोनॉमिक केस और होल द वर्ल्ड। जो ग्रोथ है इंडिविजुअल में मैंने आपको बताया था, बाइक, कार और वो वाला एग्जांपल। इकोनॉमिक केस में हम देखेंगे जैसे अभी हमारी इकोनॉमी नीचे गोता खा गई, कभी ऊपर भी जाती थी, कभी 10% भी जाती थी, और कभी इसीलिए कहते हैं देश का मुखिया तो कम से कम पढ़ा लिखा होना चाहिए भाई। द मोस्ट इम्पोर्टेंट aspect of the growth is its quantifiable. One can measure it in absolute term. देखो अब इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोग्रेस में क्या डिफरेंस है, आपने थोड़ी सी देर पहले देखा था प्रोग्रेस। अब प्रोग्रेस और इकोनॉमिक ग्रोथ में ये फ़र्क है, जो प्रोग्रेस है उसमें क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटिव दोनों आएंगे, लेकिन अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ वो चीज़ें इंक्लूड होंगी जिसको आप क्वांटिटिव फॉर्म में मेजर कर सकते हो, 1, 2, 3 लाख, 10 लाख, 20 लाख ऐसे करके। ग्रोथ हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो ग्रोथ नीचे भी जा सकती है, अगर नेगेटिव है तो, ठीक है जी। ये नहीं कि ग्रोथ का मतलब सिर्फ ऊपर जाना होता है, ग्रोथ का मतलब नीचे भी आना हो सकता है, नेगेटिव ग्रोथ हो गई वो। टू कैलकुलेट द ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल, द डिफरेंस बिटवीन कंसर्न पीरियड इज कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज फॉर्म। पहले क्या रहता है, आप उसको ना 100 मेजर कर लोगे। मान लो मैं आज एक इकोनॉमी की वैल्यू 10 करोड़ है, 10 लाख करोड़ है, 20 लाख करोड़ है, तो आप उसको 100 मेजर कर लोगे। अगले साल वो 21 लाख करोड़ हुई तो उसमें कितना बढ़ा, 5%। तो वो इस तरह से आप उसको 100 मान के वो कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक प्रोड्यूस 100 रुपये, 100 लाख करोड़ प्रोडक्शन एंड 105 लाख करोड़ दिस ईयर, तो कितनी ग्रोथ हुई, 5%। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे चलेगी आपकी, ऐसे चलेगी जी। अब आता है हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमने इकोनॉमिक ग्रोथ देखा, क्वांटिटेटिव टर्म में मेजर करेंगे, हमने प्रोग्रेस देखा, क्वांटिटी और क्वालिटेटिव दोनों में मेजर करेंगे। अब हमारे पास आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, फॉर ए कंपेरेटिवली लॉन्ग पीरियड ऑफ ए टाइम after the birth of economics, economists remain focused on the aspect of expanding the quantity of production income of the country। अब क्या हुआ, जैसे इकोनॉमिक सब्जेक्ट बना, उसके बाद जो इकोनॉमिस्ट थे उनका फोकस सिर्फ यही रहा कि किसी तरह से पैसा बढ़े, किसी तरह से क्वांटिटी फॉर्म बढ़े, क्वालिटी पे उनका ध्यान नहीं गया। जहाँ जैसे हैप्पीनेस है, लोगों की हेल्थ है, उनका इकोनॉमिस्ट का मानना था शुरू में कि जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा, जितनी इनकम बढ़ेगी, लोगों की लाइफ उतनी अच्छी होती जाएगी। आप देखते जाएंगे कि धीरे धीरे लोगों में डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। जैसे आप उसके बाद इकोनॉमिस्ट ने रियलाइज़ किया, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और जो अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा और जो डेवलप कंट्री हैं ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वहाँ पे लोगों के पास पैसा तो है लेकिन उनके पास हैप्पीनेस नहीं है। तो बाद में वो ग्रोथ की और डेवलपमेंट की डेफिनेशन भी धीरे धीरे उस हिसाब से चेंज हुई। इट वॉज बिलीव दैट द वंस इज एबल टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन, इट्स इनकम ऑल्सो इंक्रीज, देयर विल बी ऑटोमेटिक betterment, quality increase, its life of the people of the economy।
तो उनका मानना यही था कि जैसे जैसे लोगों के पास पैसे बढ़ेंगे उनकी लाइफ की क्वालिटी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी तो इकोनॉमी में जो लोग रह रहे हैं वो अपने आप सुखी हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। और देर वॉज ए रीजन वाई इकोनॉमिस्ट टिल 50s फेल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यही एक मेन रीज़न था जिसकी वजह से 1950 में जो इकोनॉमिस्ट हैं वो डिफरेंस नहीं कर पाए थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ठीक है जी। उसके बाद देखो कुछ इस तरह से हमारा पिरामिड बनता है। पहले आती है ह्यूमन कैपेसिटी, फिर उसके बाद आता है लीडरशिप कैपेसिटी, उसके बाद आती है ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी, फिर आती है कम्युनिटी कैपेसिटी, फिर उसके बाद आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम क्या करते हैं, जैसे ह्यूमन कैपेसिटी में जैसे एक इंसान क्या 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 कर सकता है अपने डेवलपमेंट के लिए, अच्छे अच्छे काम कर सकता है, पढ़ा सकता है, जॉब कर सकता है, रिक्शा चला सकता है, गाड़ी चला सकता है, हवाई जहाज़ चला सकता है, अपना बिजनेस खोल सकता है, वो उसकी पर्सनल कैपेसिटी है। फिर एक वो होता है जो उनको लीड करता है, मान लो 10 लोगों को वो सजेस्ट करेगा कि नहीं आपको ऐसे नहीं है, इस तरह से करना चाहिए, हमारे यहाँ पे अधिकारों का ये हो रहा वो हो रहा, वो है आपकी लीडर कैपेसिटी। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी, मान लो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, जैसे फार्मास्यूटिकल में कर रहे हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक में कर रहे हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जुड़े हुए हो, तो वहाँ पे आपके लीडरशिप की और आपकी वहाँ पे क्या कैपेसिटी है उस सेक्टर की, टेक्सटाइल की, किसी भी सेक्टर की, स्पेस की। फिर उसके बाद कम्युनिटी स्पेसिटी, कम्युनिटी की क्या कैपेसिटी है, ऑर्गेनाइजेशन भी तो एक कम्युनिटी से बना हुआ है। फिर आएगा आपका इन सब के बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये आता है इट वॉज द ड्यूरिंग 1960s इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेट द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द इकोनॉमी विच माइट बी सीन इन अकॉर्डेंस विद द एबिलिटी ऑफ द वेरिएबल। अब क्या हुआ, पहले 1950s में इकोनॉमिस्ट जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए थे। क्यों नहीं कर पाए थे? क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा था भाई कि अगर लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा तो उनकी हेल्थ अपने आप अच्छी होगी, उनकी लाइफ अपने आप अच्छी होगी, उनका ये मानना था। लेकिन बाद में उनको रियलाइज़ हुआ नहीं ऐसा नहीं है, तो उन्होंने 1960s में किन चीज़ों पे फोकस किया, इन चीज़ों पे फोकस किया, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे। क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या इंक्लूड है, न्यूट्रिशन लेवल, कि लोग जो खाना खा रहे हैं ये नहीं है सिर्फ जीने के लिए खा रहे हैं, वो अच्छा भी खा रहे हैं। जो हॉस्पिटल की फैसिलिटी होनी चाहिए, पता चल रहा है किसी को बुखार से ही डेथ हो गई किसी की, ठीक है जी, किसी की मान लो डायरिया हुआ उससे डेथ हो गई, मतलब ये नहीं है उनको अगर मान लो हॉस्पिटल की ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की ज़रूरत है, वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, सैनिटेशन की ज़रूरत है, वे ईजिली अवेलेबल हो, एजुकेशन अच्छी हो। ये नहीं है हमारी तरह कि भाई लड़का हो गया तो उसको ज़्यादा एजुकेशन दी जाएगी, लड़की होगी तो उसको कम एजुकेशन दी जाएगी, ये नहीं, एजुकेशन लेवल हाइयर होगा सबके लिए। दूसरा ये भी नहीं है कि एजुकेशन इस तरह की हो कि आपने एमबीबीएस कर ली तो भी आप थाली बजा रहे हो, ऐसी वाली एजुकेशन नहीं कि भाई गो करोना। एजुकेशन साइंटिफिक एजुकेशन की बात हो रही है यहाँ पे। अदर वेरिएबल विच क्वालिटी लाइफ डिपेंड, और भी वेरिएबल जिन पे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड है, इसमें मनी मेजरमेंट भी, ये सारी चीज़ें भी आपकी आ गई, ठीक है जी। जो आपके कल्चर वगैरह वैल्यू, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव एज वेल क्वालिटी प्रोग्रेस ऑफ इकोनॉमी। ये बात शुरू में ही चली थी और ये बात अब है। जो प्रोग्रेस का जो मीनिंग लिया जाता था वही आज इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग हो गया, कि भाई अगर कोई चीज़ क्वालिटेटिव है और क्वांटिटेटिव है तो ही प्रोग्रेस है इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, अब हमारे पास आता पॉइंट डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। ये वर्ड सबसे पहले कहाँ से आया था, कैसे आया था, ये चीज़ें हम थोड़ा सा इसमें देखेंगे। द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट विच इकोनॉमिस्ट वॉज इन गल्फ कंट्रीज। पहले क्या हुआ, जैसे गल्फ कंट्री है, गल्फ कंट्री हमारी कौन सी है, जहाँ जहाँ पे अरबियन कंट्री, जहाँ पे पेट्रोलियम ज़्यादा निकलता है, वहाँ पे लोगों की इनकम तो इतनी बढ़ गई क्योंकि पेट्रोल निकल रहा था, पेट्रोल की उस टाइम पे डिमांड थी ऑल ओवर द वर्ल्ड में, लोगों के पास पैसा हो गया, लेकिन उनके पास एजुकेशन अच्छी नहीं थी। उनके पास अब लेडीज़ के ऊपर इतने बैन लगा रखे हैं, आज के टाइम पे भी अगर आप वहाँ पे जाके देखोगे लोगों के पास पैसा है लेकिन 50% पॉपुलेशन के पास उनके अधिकार ही नहीं है, तो वो किस काम की आपके पैसे। आप फिर उसके बाद इन्होंने ये वाला डेवलपमेंट इकोनॉमी की कंसेप्ट आई,
हेयर द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच कम टू नोन एज डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, यहाँ से ये वाली ब्रांच शुरू हुई। ठीक है जी। दीज इकोनॉमी दो दे हैव फार हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक इनकम एंड ग्रोथ लेवल बट डेवलपमेंट वर नॉट कंपेरेबल। इनके पास पैसा अंधा था लेकिन डेवलपमेंट इतना नहीं था। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉइंट, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। अब वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या होती है? वेलफेयर इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि वहाँ पे क्वांटिटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव दोनों आस्पेक्ट पे बराबर ध्यान दिया जाएगा। वेलफेयर इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेदर ए मार्केट अलोकेशन ऑफ सोशली डिजायरेबल। जो मार्केट में जो चीज़ मिल रही है वो सोशली, लोगों को सोशली रिक्वायर भी है। ये नहीं है कि आप मार्केट में लाके आप तोप बेच रहे हो, कैनन मतलब मशीन गन, इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। वो सोशली डिजायरेबल भी होने चाहिए। मान लो आप कोरोना की मेडिसिन लेके आ रहे हो, वो तो है ठीक। ये नहीं है कि आप हीरोइन को कोकिन लोगों को बेच रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। वो आपकी वेलफेयर इकोनॉमिक्स में नहीं आएगी। मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को काटती हैं वो मार्केट इक्विलिब्रियम होता है। ये आपकी डिमांड है, ये आपकी सप्लाई है। डिमांड हमेशा ये स्लोप रहता है, सप्लाई हमेशा ये स्लोप रहता है। अब ये आपका प्राइस रहता है। अगर आपके प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम होगी और प्राइस घटेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। प्राइस घटेंगे मतलब प्राइस बढ़ेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी और प्राइस घटेंगे तो ये तो कॉमन सी बात है, सबको इतना तो पता रहता है। बस ये इनको थोड़ा सा उन्होंने मेजरमेंट में लिख दिया। जो आपके MB है, मार्जिनल बेनिफिट है, और जो मार्जिनल कॉस्ट को जहाँ पे काटता है वो वहाँ पे टोटल वेलफेयर मैक्सिमाइज होगा। ये आपको पता होना चाहिए। अब वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या होती है? अब हमने पीछे देखा था वेलफेयर इकोनॉमिक्स, जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स है वहाँ पे फोकस किया जाएगा जो सोशल एस्पेक्ट है वहाँ उनका। तो जिस इकोनॉमिक्स में जो सोसाइटी के बारे में सोचा जाएगा, कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले सोसाइटी के को ध्यान में रख के डिसीजन लिए जाएंगे, वो आपकी वेलफेयर इकोनॉमिक्स। जैसे हमारे मोदी जी ने अच्छे अच्छे डिसीजन लिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कि भाई 3 तलाक हटाओ, 370 हटाओ, नोटबंदी कर दो, GST कर दो, एक केस आ रहा है कोरोना का, देश बंद कर दो, लाख केस आ रहे हैं, चलो देश खोलो। इस तरह के डिसीजन होने चाहिए, तभी देश वेलफेयर होगा। ऐसे थोड़े ही देश वेलफेयर होता है। वंस द कंसेप्ट ऑफ द वेलफेयर स्टेट गोट इस्टेब्लिश्ड, डेवलपमेंट बिकम ए मैटर ऑफ हाई कंसर्न। अब यहाँ पे पॉइंट आता है इम्पोर्टेंट। जब आपका देश डेवलप हो जाता है तो तब कंसर्न आती है आपकी इकोनॉमिक वेलफेयर की। मान लो अगर लोगों के पास 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं है तो उन्हें थोड़ा ही पता वेलफेयर की कंसेप्ट का। भाई उनका तो विवेकानंदा ने भी एक बार बोला था ये वाली बात कि भाई जो आदमी भूखा होता है उसका कोई रिलीजन नहीं होता, उसका रिलीजन सिर्फ भूख होती है। तो वही इकोनॉमिक्स की कंसेप्ट है। जब तक आदमी की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वे पूरी नहीं होंगी तब तक वेलफेयर इकोनॉमी की कंसेप्ट नहीं आएगी। अगर आपके पास अच्छी खासी इनकम है कंट्री की तभी वो वेलफेयर के बारे में जाएगी। एक होल न्यू ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स वेलफेयर इकोनॉमिक्स आई। ठीक है जी। अब बात आती है जो हमारी वेलफेयर जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक वेलफेयर है या वेलफेयर इकोनॉमिक्स है, उसमें कुछ पॉइंट इंक्लूड होंगे। देखो सबसे पहले आता है इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट। जैसे हमारे देश में दिया जा रहा है कि भाई अगर कोई भी बच्चा पढ़ा लिखा है पकौड़े तल लेगा, रोज़गार है, एम्प्लॉयमेंट के प्रोस्पेक्ट तो मिल रहे हैं कम से कम बच्चों को। और रेलवे अडानी दे देंगे जॉब, तो अडानी भी दे रहे हैं। जॉब सेटिस्फेक्शन, मान लो अगर आपको जॉब से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा तो आप प्राइवेट में चले जाओ। अगर आप खुद वहाँ भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, खुद का काम कर लो। रियल इनकम की बात करें तो भाई मान लो पिछले साल आपको जो चीज़ 100 रुपये मिल रही थी, इस साल आपको वही चीज़ 98 रुपये मिल रही है, तो इसका मतलब आपकी रियल इनकम बढ़ रही है। हाउसिंग, जैसे मोदी जी ने तो 106 करोड़ लोगों को फ्री में घर दे ही दिए थे, उन्होंने बोला था वर्ल्ड इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में। कॉस्ट ऑफ लिविंग तो अभी रिसेंटली कल परसों आया है, दिल्ली में सबसे कम कॉस्ट ऑफ लिविंग है, ये अच्छी बात है हमारे लिए। एजुकेशन तो आपने देखी होगी हमारे देश की कि भाई गोमूत्र पीने से कोरोना ठीक हो जाता है। ये इस तरह की एजुकेशन की ज़रूरत इस देश को नहीं है। अगर आपको एजुकेशन देनी है, देश को आगे बढ़ाना है, तो आपकी एजुकेशन साइंटिफिक होनी चाहिए।
और जो एजुकेशन हो, इस तरह की एजुकेशन हो, बच्चे उससे आने वाले टाइम में अपना डेवलपमेंट भी कर सकें। डेवलपमेंट किस तरह का, कि अगर मान लो वो सरकारी जॉब की तरफ जाते हैं, मान लो नहीं मिलती, ज़रूरी थोड़ी ही सब लोगों को सरकारी नौकरी मिले, और सरकारी नौकरी क्या ज़रूरी भी है, वो अपना खुद का काम कर सके, खुद एंटरप्रेन्योर बन सकें। इस तरह की एजुकेशन की यहाँ पे ज़रूरत है, न कि इस तरह की एजुकेशन की आपको आज लिख के बताया जा रहा है कि भाई पास्ट में क्या हुआ था। वो एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है कि भाई मुग़लों ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो वाली एजुकेशन नहीं चाहिए हमें। फिर आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड हेल्थ केयर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है, अगर आपको मान लो मेडिकल की ज़रूरत है, तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट मिले। मान लो अगर कोई बच्चा, जैसे किसी की मतलब डिलीवरी से पहले ही ये वाली प्रोसेस शुरू हो जाती है, उनको इंजेक्शन लगाना, उनको प्राइमरी जो टाइम टू टाइम आयरन की मेडिसिन और इस तरह की जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं जो प्रेग्नेंट लेडी को, वो सारी चीज़ें मिले। उसके बाद जैसे ही बच्चा पैदा हो उनके बाद वो सारी चीज़ें शुरू हों, ये होती है लाइफ। वहाँ से फिर आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये होता है कि जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम डिसाइड किया जाता है कि ये कितने साल तक ऑन एंड एवरेज इस देश में पैदा हुआ तो जिएगा, वो होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। फिर हैप्पीनेस लेवल, मान लो हमारे पास, जैसे अगर मान लो हमें अमेरिका में है, ठीक है जी, हम एंटीबायोटिक्स नहीं ले सकते बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के। फिर लेकिन हम किसी भी दुकान पे जाके बंदूक खरीद के लेके आ सकते हैं। तो ये है वहाँ पे लेवल ऑफ हैप्पीनेस। आप दवाई नहीं लोगे, हैप्पीनेस के लिए आप बंदूक ले आओगे, तभी लोग एक दूसरे को मारते तो सब जगह ही, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए। हैप्पीनेस के लिए जैसे भूटान ने जो बोला कि हैप्पीनेस का मतलब है कि आपका कल्चर भी आपके साथ साथ बढ़े। हैप्पीनेस का मतलब है आप ना बढ़े, खाली आपका कल्चर जो है भाई, आपके जो बड़ों के जो संस्कार थे वो भी आपके साथ साथ चले, ये है। इन्वायरमेंट के बारे में भी ये सारी चीज़ें चलेंगी। और आपको जैसे लीजर टाइम की हम बात करें तो आपको फ्री टाइम मिलना चाहिए। जैसे अभी फिनलैंड में हुआ था कि वहाँ की जो पीएम है, उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो वो वीक में 4 दिन काम करेंगे, उनके पास इवन प्राइवेट में भी हैं, कहीं पे भी हैं, वो 8 घंटे काम करेंगे, 8 घंटे काम करेंगे और 4 दिन काम करेंगे, 3 दिन उनकी छुट्टी रहेंगी। क्योंकि हमने बर्थ लिया है एज ए ह्यूमन बींग, हमने बर्थ लिया एज ए ह्यूमन बींग। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मशीन बन के काम करें, हमारी फैमिली भी है। अब कई बार देखा होगा जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पैसे के पीछे ही 24-24 घंटे काम कर रहे हैं, घर आ ही नहीं रहे, बच्चे बड़े होकर पता ही नहीं चलता बच्चों को बड़ा होकर कि भाई वो बाप की इज़्ज़त नहीं करते, ये वो माँ की इज़्ज़त नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं वो चीज़ें। अगर आप उनको प्रॉपर उनकी केयर करते, उनको शुरू में उनको अच्छे से गाइड करते तो उनको सही एजुकेशन में सही वो मिलता है, संस्कार मिलते हैं। अब आप इसको मेजर कैसे करोगे? देखो, हैप्पीनेस ऐसी टर्म है, वेलफेयर ऐसी टर्म है, आप उसको मेजर क्वांटिटिव टर्म्स में करना मुश्किल है। तो आप इसको मेजर कैसे करोगे डेवलपमेंट को? तो डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट है जिसका नाम है महबूब उल हक। उन्होंने अभी महबूब उल हक से मुझे एक बात याद आ गई, अभी कल के ही न्यूज़पेपर में आया है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो प्रेसिडेंट है उसने पाकिस्तान की तारीफ़ की है। उन्होंने बोला कि भाई पाकिस्तान कोरोना से अच्छा लड़ रहा है, जबकि हमारा देश, मोदी जी ने, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो पहले ही बोला कि मैं देश को नंबर 1 बना दूंगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था किस चीज़ में। बोला था उन्होंने नंबर 1 बना दूंगा, लेकिन अभी वो बना देंगे 10 दिन में नंबर 1 हमें कोरोना केसेज़ में। तो मैं इस चीज़ पे बात नहीं कर रहा, आगे चलते हैं। तो मेजरिंग कैसे करेंगे? देखो, ऑब्जेक्टिव टू कंपेयर डेवलपमेंट ऑफ ए सिलेक्शन ऑफ कंट्रीज, टू कंपेयर डेवलपमेंट सेवरल कंट्रीज यूजिंग द रेंज ऑफ इंडिकेटर। अब कुछ कंट्रीज लेंगे हम उनका कंपेयर करेंगे दूसरी कंट्रीज के साथ, किस तरह से उनकी जीडीपी का, वहाँ पे जो अदर इंडिकेटर हैं उनका, जैसे हेल्थ का और एजुकेशन का, इन सब चीज़ों का हम वहाँ पे अब उसमें कुछ आगे चलो। अब मेजर कैसे करेंगे हम इसको? ये वाला एक महबूबुल हक ने और इन्होंने बनाया एक फॉर्मूला। उसमें क्या था? इट वॉज इस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट द गोल ऑफ प्रोग्रेस गोज बियॉन्ड मेयर इंक्रीज इन इनकम। इंटरनेशनल बॉडी सच एज यूएनओ, IMF, वर्ल्ड बैंक कंसर्न अबाउट द डेवलपमेंट कंपेरेटिवली अंडर डेवलपमेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड।
अब जो IMF था, UNO था, वर्ल्ड बैंक था, वो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके बारे में, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिनको बोलते थे, उनके बारे में भी सोच रहे थे कि उनके बारे में किस तरह का डेवलपमेंट हो, अगर हम कोई इंडिकेटर सेट करें तो किस तरह के होने चाहिए। फिर आया हमारे पास निकल के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसने दिया था, कब दिया था, ये क्वेश्चन UPSC में आया हुआ है, आप नोट कर ले। महबूब उल हक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे, उनके उसका इनमें बहुत योगदान है। हमारे जो अमर्त्य सेन है, उन्होंने भी एक बुक लिखी थी, उनका भी इसमें अच्छा योगदान है, ठीक है जी। और उसके बाद आती है बात, इसमें 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। 3 चीज़ें क्या क्या इंक्लूड होती हैं? एक तो सबसे पहले आपकी वहाँ पे ग्रॉस नेशनल इनकम क्या है। ग्रॉस नेशनल इनकम क्या है? पर कैपिटा ये ट्रिपल P का मतलब होता है परचेजिंग पावर, पर पर्सन परचेजिंग पावर डॉलर में कितनी है, ठीक है जी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बच्चा जो पैदा होता है तो उसके लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, बर्थ पे से कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई उसकी लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ कितने साल तक वो जी सकता है इस कंट्री में, ठीक है जी। अगर आप सोमालिया वगैरह में हम जैसे लोग पैदा हुए तो वहाँ पे एक्सपेक्टेंसी है कि 42 साल से ज़्यादा नहीं जिएगा। अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें तो हमारे देश ने वैसे तरक्की की है, अभी 64-65 साल है, जो बढ़ के आई है, 42 साल से ही बढ़ के आई है, ठीक है जी। फिर आता है एजुकेशन। एजुकेशन 2 तरह से है, एक मीन एजुकेशन ऑफ स्कूलिंग, उसके बाद एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, कि भाई कितने साल स्कूल में जा रहे हैं, उसकी एक्सपेक्टिंग स्कूलिंग कितनी हो रही है। इसमें इसको दो दो पार्ट में डिवाइड कर किया है एजुकेशन को। एक तो ना, एक तो बच्चों की एजुकेशन की बात हो रही है, हुई थी अभी जो करंट की मैं बात करूँ तो, और एक जो जो एडल्ट है उनकी एजुकेशन की, 2 तरह की एजुकेशन की, ठीक है जी। HDI की। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? देखो ये क्वेश्चन आप, ये चीज़ें आप नोट कर लेना, आप देख लेना, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन UPSC में आए हैं, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम आते रहते हैं यहाँ से। द डायग्राम ऑफ मेजरिंग द डेवलपमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमिक वाज सोल्ड वंस यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम पब्लिश फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990। ये क्वेश्चन अभी 2-3 साल पहले भी आया था कि जो HDI है वो कौन पब्लिश करता है, UNDP। ये क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन UPSC में आया था, आप इसको नोट कर सकते हैं। द रिपोर्ट had a human development index which was first attempt to define the measure the level of development economies। अब इंडेक्स में 3 चीज़ें हैं। द फर्स्ट सच टर्म डेवलप इंडेक्स लेड बाई इंगेकोल, दो बंदों ने ये दिया था। ये जो आपका इंडेक्स है HDI इंडेक्स, 2 बंदों ने मिलकर बनाया था, एक तो महबूब उल हक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट, दूसरा इंगेकोल। अभी इनके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूँ। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन देता है? UNDP, ठीक है जी। ये क्वेश्चन UPSC में आया हुआ था। इसमें 3 इंडिकेटर होते हैं, ये क्वेश्चन भी UPSC में आया हुआ है। कौन कौन से? हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कन्वर्ट इनटू कंपोजिट HDI। इन तीनों को मिला के आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आएगा, एजुकेशन आएगा। एजुकेशन आपकी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होगी, ठीक है जी। HDI सेट ऑफ द मिनिमम एंड मैक्सिमम डायमेंशन। देखो इसमें मिनिमम डायमेंशन 0 से लेके और 1 के बीच में इसकी डायमेंशन रहती है। और मोस्टली जो स्कैंडिया कंट्री हैं, जो वो फिनलैंड, नॉर्वे और ये वाली कंट्री हैं, जो वो ऊपर रहती हैं, वो भी आगे आएगा, आपको बताता हूँ। देखो इसमें 3 कंपोजिट इंडेक्स में 3 चीज़ें मिलके बनता है, और आप नोट कर ले, ये भी क्वेश्चन UPSC में आया हुआ है, ठीक है जी। एजुकेशन में अगर बात करें तो 2010 में क्या किया, एजुकेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फॉर एडल्ट एज 25, एडल्ट लोग को कोई मीन स्कूलिंग कितनी हुई है, जिनकी एज 25 है, ठीक है जी। मीन एजुकेशन ऑफ स्कूलिंग, दिस इज एस्टिमेट ऑन द बेस ऑफ एजुकेशनल अटेनमेंट डेटा फ्रॉम द सेंसिस सर्वे अवेलेबल इन यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर स्टैटिस्टिक्स डेटाबेस बैरो ली मेथोडोलॉजी। अब ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो, और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी आ सकता है क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। अब मीन एजुकेशन ऑफ स्कूलिंग कहाँ कहाँ से डिसाइड करोगे, कौन डिसाइड करेगा? तो जो यूनेस्को जो डेटा कलेक्ट करता है बैरो और ली मेथोडोलॉजी से, उससे आपकी डिसाइड की जाती है, ठीक है जी। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर कोई बच्चा स्कूल में जाता है तो वो कितने दिनों तक, कितने सालों तक स्कूल में रहता है। सालों तक स्कूल में रहने का मतलब ये है कि उसने 8 पढ़ते ही क्लास छोड़ दी थी, या 10 पढ़ते ही छोड़ दी थी, या फिर 5 पढ़ते ही छोड़ दी थी, वो है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग।
कि बच्चा कितने सालों के बाद स्कूल से लेफ्ट आउट कर देता है। दीज एस्टिमेट आर बेस्ड ऑन द इनरोलमेंट एज एट द ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन पॉपुलेशन ऑफिशियल स्कूल ईच लेवल ऑफ। अब इसका मतलब ये है कि जितने भी स्कूल हैं इंडिया में, प्राइवेट, सरकारी, ओपन, ये सबका डेटा मिला के 18 साल से कम जो बच्चे हैं वो मान लो 1 करोड़ बच्चों का एडमिशन हुआ, 1 करोड़ में से 10 लाख ने छोड़ दिया 5वीं के बाद, 50 लाख ने छोड़ दिया 8वीं के बाद, और 50 के बाद 20 लाख ने छोड़ दिया 10वीं के बाद। ये उसमें फिर एक इंडेक्स में ये इस तरह से कैलकुलेट कर देंगे, इतने परसेंट तब छोड़ते, इतने परसेंट तब छोड़ते हैं 18 से कम वाले। दीज फिर इन इंडेक्स को नॉर्मलाइज भी किया जाता है। दीज इंडिकेटर्स आर नॉर्मलाइज यूजिंग द मिनिमम वैल्यू ऑफ 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू सेट ऑफ द एक्चुअल ऑब्जर्व सेट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। देखो मिनिमम वैल्यू तो 0 है कि भाई अगर कोई स्कूल में ही नहीं जाता, फिर उसके बाद उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा, मान लो 1 साल गया, 2 साल गया, 10 का, फिर इसमें जो मीन यूज़ किया जाता है वो ज्योमेट्री मीन यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। पहला आपके पास पॉइंट आया एजुकेशन। एजुकेशन 2 तरह की आती है, एक एजुकेशन जो एडल्ट के लिए 25 साल से तक की, फिर उनके बाद जिनकी एज 25 साल हो चुकी है, फिर आती है जिनकी एज 18 से कम है, वो कितने साल स्कूल में जाते हैं। ये तो एजुकेशन के 2 पॉइंट हो गए। ये किसने दिया था? इंगे कोल एंड महबूबुल हक ने दिया था। ठीक है जी। कब आया था? 1990 में आया था। HDA रिपोर्ट कौन देता है? UNDP देता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में सारे आए हुए हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। फिर आता है हमारे पास हेल्थ। हेल्थ में क्या कंपोनेंट है कि देखो, हेल्थ में मेजर की जाती है आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो आपको मिलेगी जापान में, ठीक है जी। हमारे यहाँ पे ये मान के चलो 64 के आसपास है, और जापान में 80 से ऊपर ही, अबो ही 84 से अबो ही है। मैक्सिमम लाइफ वैल्यू यहाँ पे 83 दे रखे हैं ना, तो जापान की मिलेगी ये वाली। द ऑब्जर्व मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इंडिकेटर फ्रॉम द कंट्री सीरीज। ये जो डेटा आपका लिया जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का, ये लिया जाएगा 1980 से लेके 2012 के बीच की लॉन्गेटिविटी के। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 55 ईयर वुड भी, अगर मान लो 55 साल एज है एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये मान के चल रहे हैं कि भाई अगर इस बच्चे ने जन्म लिया यहाँ 55 साल जिएगा तो उसका जो इंडिकेटर दिया जाएगा ये दिया जाएगा, ठीक है जी। फिर आती है इनकम की बात। इनकम की मानी जाएगी आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी में। PPP है। PPP का मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। कि परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब ये है कि हर देश की अपनी करेंसी अलग अलग होती है। हर देश की अपनी करेंसी अलग अलग होती है। ये मैंने क्या, हर देश की अपनी करेंसी अलग अलग होती है। अगर करेंसी अलग अलग होती है तो इसका मतलब क्या है, अब उनको नॉर्मलाइज कैसे किया जाए, तो वो पैरिटी लेके आने के लिए US डॉलर का यूज़ किया गया है, ठीक है जी। अगर गोल पोस्ट टेकन द मिनिमम, अगर हम $100 को मिनिमम मान के चलते हैं तो मैक्सिमम US डॉलर 87,478 जो US डॉलर में आती है वो आती है कतर की। ये जो गल्फ़ कंट्री हैं, ऑयल पे डिपेंड कंट्री, वहाँ पे ज़्यादा मिलती है। इसमें लॉगरिथम यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। रिफ्लेक्ट द स्कोर ऑफ द HDA इंडिसेस देन द एग्रीगेट द कंपोजिट। अब क्या किया जाता है, तीनों इंडिसेस को मिला के फिर उनको नॉर्मलाइज किया जाएगा, ठीक है जी। फिर उस पर एक कंपोजिट वैल्यू निकाली जाएगी जिसकी रेंज रहेगी 0 से 1 के बीच में, ये वाली, ठीक है जी। अब देखो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना चाहिए ये वाला पॉइंट। अब इसमें क्या बोलता है, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज। हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज किनको माना जाएगा, जिनका इंडेक्स इसके बीच में रहता है। यूपीएससी में इसी तरह के बेसिक क्वेश्चन आएंगे, वो आपसे ज़्यादा डिमांड नहीं करेगा। मीडियम डेवलपमेंट में 5 से 799 के बीच में आएगा। हमारी जो कंट्री है 5 से इसके बीच में आती है मीडियम डेवलपमेंट में, और लोअर डेवलपमेंट में 499 से 0 से 49 के बीच में मान के चलो। HDI और इंडिया की अगर हम बात करें, मैंने यहाँ पे HDI का आपको कुछ बेस बता दिया है, ठीक है, किस तरह का HDI होता है। HDI की फुल डिटेल अपन अगले जो चैप्टर होगा उसमें देख लेंगे। HDI एंड इंडिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ concerns about the development of social sector include area health, education, shelter, social welfare,
सोसाइटी, सिक्योरिटी। अब हमारी गवर्नमेंट को क्या पड़ी है, वो इन चीज़ों के बारे में क्यों सोच रही है, हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, सोशल वेलफेयर के बारे में। वो क्यों नहीं सोचती कि चलो हम तो यार एमएलए खरीद लेते हैं, किसी की सरकार गिरा देते हैं, उन उस बारे में क्यों नहीं सोचती। वो इसलिए नहीं सोचती क्योंकि आप वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से और जो इंस्टीट्यूट है उनसे लोन लेते हो कि जी हम देश में हेल्थ बढ़ाएंगे, एजुकेशन बढ़ाएंगे। कल को आपको रिपोर्ट भी तो देनी पड़ती ना, जी आपने इतना पैसा दिया था, हमने आपने 5,000 करोड़ दिया था जी, हमने तो 5,000 करोड़ में से 1,000 करोड़ ही एम एल ए पे खर्च किए हैं, बाकी 4,000 करोड़ तो एजुकेशन पे ही खर्च किए हैं। तो वो चीज़ें तो मैनिपुलेट हो ही जाती हैं। तो ये चीज़ है, इसलिए करते हैं। अब 2020 में क्या हुआ, अब ये बहुत अच्छी बात आई। अब ये अच्छी बात क्या है, अब हमारा जो देश है ना, हमारे देश का मतलब है हम यूथ बल्ज बन जाएंगे। यूथ बल्ज का मतलब ये है कि जहाँ पे यूथ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। बल्ज का मतलब है इस तरह से, ठीक है जी, ना कि गोल। बल्ज का मतलब होता है इस तरह से, ठीक है जी। इंडिया बन जाएगा यूथ बल्ज कंट्री। कब बन जाएगा, अब जैसे ही 2027 के आसपास क्या होगा, जो इकोनॉमिक एक्टिव पॉपुलेशन है इंडिया की। इकोनॉमिक एक्टिव पॉपुलेशन क्या होती है, ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है। जिनकी एज 15 से 59 के बीच में होती है, 60 में तो रिटायर ही हो जाती है, ठीक है जी। 60 में रिटायर हो जाती है, तो अगर 14 में आप काम कराओगे तो चाइल्ड लेबर है, तो 15 से 59 के बीच की जो सिंपल सी बात है वो इकोनॉमिक एक्टिव पॉपुलेशन मानी जाएगी, ठीक है जी। वो इंडिया में 57% से बढ़ के 63% हो जाएगी, हो गई है, मतलब 2091 से 13 के बीच में। किसके हिसाब से, सैंपल रजिस्टर सिस्टम के हिसाब से। और आने वाले टाइम में हम सबसे ऊपर चले जाएंगे इसमें, यूथ बल्ज में, चाइना से भी आगे। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करें तो इसका जो मेन फोकस रहता है एजुकेशन पे रहता है, आपको पता ही है, हेल्थ पे रहता है, और टेक्नोलॉजी, एक्सपोजर और क्लाइमेट इन पे रहता है, ठीक है जी। वाह, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक चीज़ ये है कि इट विल यूज न्यू डेटा मेथड हाईलाइट द हाउ इनइक्वालिटी अफेक्ट द पीपल्स लाइफ इन द वे that measure based on the averages cannot it take the long term view toward 2030 the achievement of self sustainable development goals and beyond। अब इसमें क्या हुआ, अब जो हम HDI देख रहे हैं उसमें भी चेंज की बात हो रही है। अब उसमें चेंज कैसे होगा जी, अब जो 2030 तक आते आते ही खाली ये चीज़ें नहीं देखी जाएंगी, आपकी हेल्थ देख ली, एजुकेशन देख ली और परचेजिंग पावर पैरिटी देख ली, नहीं, इसके साथ साथ वो ये भी देखेंगे कि इनइक्वालिटी कैसे बढ़ रही है। ये नहीं कि खाली अडानी की अडानी कभी 6 साल पहले टॉप 100 में भी नहीं था, वो इंडिया का दूसरे नंबर का आदमी बन गया अमीर। मुकेश अम्बानी कभी कहीं नहीं आ रहा था, वो रिचेस्ट 4th पर्सन बन गया वर्ल्ड का। और देश की इकोनॉमी जा रही है नीचे की, देश की इकोनॉमी 25% नीचे चली गई। ये नहीं, आपको इनइक्वालिटी, गरीब किसानों को लट पे ले जा रहे हैं। डिबेट ऑन HDR कंटिन्यू। जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है इस पर डिबेट तो होनी है, एक्सपर्ट का मानना है इसमें ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, फिर उनको किस तरह से सुधारा जाए, ये सारी चीज़ें इसकी डिबेट में आएंगी, ठीक है जी। अब जो इकोनॉमिस्ट उन्होंने बोला इसमें ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, तो फिर क्या होना चाहिए, फिर नए नए उन्होंने अपने अलग अलग अटैम्प्ट लेके आए। सबसे पहले लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वालों ने 1999 में एक क्या इंक्लूड किया, बांग्लादेश वॉज, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट में क्या बना दिया कि बांग्लादेश सबसे डेवलप कंट्री है और US नॉर्वे इनकी लोवेस्ट रैंक आ रही है। ये भी बहुत अच्छी बात की इन्होंने भी, बांग्लादेश क्यों नहीं ऊपर आ सकता। और फिर इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। ये वाली रिपोर्ट आई थी ना 1999 में, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने। इकोनॉमिक्स एक मैथमेटिक्स की तरह है, उसमें आप सेट फार्मूला, उसमें आप डेटा डालोगे तो उसी तरह के रिजल्ट आ जाएंगे। तो उन्होंने डेटा डाला, डेटे के हिसाब से जो रिजल्ट आया उन्होंने बांग्लादेश को ऊपर बता दिया, नॉर्वे US को। फिर उन्होंने, अगर US नॉर्वे स्वीडन नीचे जाएंगे तो रिपोर्ट रिजेक्ट करेंगे ही वो बड़ी कंट्रीज। ये है जी। अब क्या होता है इंट्रोस्पेक्टिंग डेवलपमेंट, क्या होता है इसमें, क्या होता है, as the Western world came to be regarded as developed, having the top 20 rank on the HDI, social scientists started the evaluating condition of the life of these economies। अब क्या हुआ, जो HDI है अब उस पर क्वेश्चन होने लगे, उसका इंटरोगेशन होने लगी, उस
किस तरह से इंटरोगेशन होने लगी कि भाई आपने ये टॉप 20 कंट्रीज़ बताई हैं और आपने ये कंट्री इनसे कम बताई हैं, तो इनमें इन कंट्रीज़ में ऐसा क्या है, इन कंट्रीज़ में जो रहने वाले लोगों की लाइफ में ऐसा क्या है जो इन लोगों की लाइफ में नहीं है। उन्होंने फिर उसका क्या रिजल्ट आया, उसका रिजल्ट ये आया, अगर आप बात करोगे जो जो टॉप 20 में आ रहे हैं 12 HDI में, करप्शन तो वहाँ पे भी है, क्राइम वहाँ पे भी है, चोरी वहाँ पे भी हो रही है, रेप वहाँ पे भी हो रहे हैं, एक्सटोर्शन हो रही है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, फ्लश ट्रेड है, होमिसाइड है, सेक्सुअल परवर्जन है, तो बचा क्या, सब तरह की बीमारियाँ तो वहाँ हैं, तो वो डेवलप कैसे हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो आपका जो HDI था वो आपका जो जो उसका ऑब्जेक्टिव था वो डिलीवर करने में वो डिलीवर नहीं कर पाया, तो इसमें कुछ चीज़ें और ऐड की जाएगी। फिर आया आपके पास ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स। अब ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है, भूटान एक छोटी सी कंट्री है इंडिया के पास, उसने बोला कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ आपके पास पैसा नहीं है, डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आपके पास आपके लोग आपकी कंट्री में उसके पास मान लो पैसा नहीं है लेकिन खुश है, खुशी मैटर करती है कि भाई पैसा तो मैटर करता है लेकिन साथ साथ मैटर करता है कि लोगों का मन भी पीस हो। ये नहीं कि फ्लश ट्रेड पे ध्यान है, गोलियां चला रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, वो चीज़ें नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये इस पे क्या हुआ, इसने एक अपना एक नया इंडेक्स डेवलप किया। ठीक है, 1917 में, विदाउट रिजेक्टिंग द आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोपाउंडेड बाय UNDP, इसने क्या किया है, अपना एक इंडेक्स डेवलप किया, उसमें कुछ चीज़ें और ऐड कर ली, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था उसमें और चीज़ें ऐड करके ये एक नया इंडेक्स डेवलप कर दिया जिसका नाम रखा गया नेशनल ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स। अब ये इंडेक्स की वैल्यू क्यों बढ़ जाती है, इस इंडेक्स की वैल्यू इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इसमें HDI इंडेक्स भी इंक्लूड है और हैप्पीनेस भी इंक्लूड है उसमें, इसलिए इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसमें कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड किए जाएंगे, देखो, भूटान हैज़ फॉलोइंग द ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स सिंस 1972, ये लेके आ रहा है ये वाला इंडेक्स 1972 से, जिसमें 4 चीज़ों पे फोकस किया जाता है। किस देश में रियल पर कैपिटा इनकम हाइयर है, रियल पर कैपिटा इनकम हाइयर का मतलब क्या है, मान लो वहाँ की करेंसी की वैल्यू सच में ही हाई है, ये नहीं है कि आज की जो जैसे जिम्बाब्वे में हो गया था एक बार, जर्मनी में हो गया था, पैसे की वैल्यू डाउन होती जा रही, वो वैसा नहीं हो। गवर्नेंस गुड हो, गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, गुड गवर्नेंस का मतलब होता है कि ये नहीं है कि आप खुद के लिए तो 5,000 करोड़ का हेलीकॉप्टर ऑर्डर कर दें और जो अगर कोई मान लो गरीब आदमी है उनको लट पेलते जा रहे हो, अगर मान लो, ये डेवलपमेंट नहीं है, ये आपकी गुड गवर्नेंस नहीं है कि भाई कंगना रनौत का के घर का छज्जा टूट जाता है तो उसको वाई सिक्योरिटी दे दो, और जो अगर मान लो उन्नाव में एक लड़की के की पूरी फैमिली रेप करके मार दी जाती है, उनको कोई सिक्योरिटी, कोई पुलिस की सिक्योरिटी नहीं, तो इस तरह इसको गुड गवर्नेंस नहीं बोलेंगे। व्यापम, अगर मान लो किसी ने व्यापम घोटाले के बारे में बता दिया कि उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं। उसके बाद आता है हमारे पास इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है, अभी हम कोरोना वायरस की वजह से घर बैठे हैं, वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट कर लेते हैं, हम इन्वायरमेंट के बारे में सोचते तो आज हम बाहर घूम रहे होते हैं। ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पे इसलिए इन्होंने फोकस किया। कल्चरल प्रमोशन, कल्चरल प्रमोशन का मतलब ये होता है कि हर जो कल्चर है उसमें एथिकल और स्पिरिचुअल वैल्यूज होती हैं, जितने भी मतलब हम जितने भी लोग हैं, ह्यूमन बींग जितने भी लोग हैं, उनकी एथिकल वैल्यूज होती हैं जो हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं कि, और स्पिरिचुअल वैल्यू होती हैं जो हमें घर वाले सिखाते हैं, इसकी पूजा करनी चाहिए, उसकी नहीं करनी चाहिए, ये अच्छे हैं ये बुरे हैं, ये चीज़ें ना। जैसे कुछ लोगों को शुरू से ही सिखाया जाता है कि भाई आपको बड़े की रिस्पेक्ट करनी है, ये करना वो करना, कुछ लोगों को शुरू से ही सिखाया जाता है कि तालीम, अब अलग अलग घरों में अलग अलग तालीम दी जाती है, उसका कुछ वो नहीं है। ठीक है जी। अब वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कब आई आपकी, 2019 में, उससे पहले भी आई है लेकिन हम 2019 के वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। ये कब आई थी, 20 मार्च 2019 की। अब ये जो रिपोर्ट थी इसमें 156 कंट्रीज का सर्वे किया गया था, उसके बेस पे ये रिपोर्ट आई थी। ये रिपोर्ट किस बेस पे थी, ये थी गलप वर्ल्ड पोल, जो गलप वर्ल्ड पोल हुआ किया गया था उसके बेस पे थी, 7 सीरीज की रिपोर्ट थी। ठीक है जी, पब्लिश। इसका आउटकम क्या आया, ये कुछ इसमें चीज़ें
6 चीज़ मेजर की गई थी। पर कैपिटा इनकम कितनी, जीडीपी पर, परचेजिंग पावर पैरिटी, सोशल सपोर्ट कितनी है, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ के टाइम पे कितनी है, फ्रीडम ऑफ मेक लाइफ चॉइसेस कितनी है। फ्रीडम ऑफ मेक लाइफ चॉइसेस का मतलब क्या है कि भाई ये नहीं है कि अगर लड़की मान लो दूसरी कास्ट में शादी करने जा रही है उसको मार दिया, अगर लड़का दूसरी कास्ट में शादी करना जा रहा है, चलो भाई खा पंचायत। जेनोसिटी का मतलब क्या है कि भाई अगर मान लो ये सरकार को ये नहीं पता चल रहा भाई कि लोग कहाँ से जा रहे हैं ट्रेनों में, लेकिन सरकार को ये पता है कि फलां बंदे के फ्रीज में रखा हुआ जो मांस रखा वो गाय का मांस है, वो जेनरसिटी है। लोगों को मार रहे हो आप भी बांध बांध के। ये परसेप्शन ऑफ करप्शन, अब लोगों की परसेप्शन ऑफ करप्शन कैसी है। परसेप्शन ऑफ करप्शन का मतलब क्या होता है कि भाई लोगों की सोच कैसी है। मान लो मैं किसी सीट पे बैठा हूँ और मुझे बंदा आके कहता है ये आपके लिए बराई बजी, 100 रुपये बराई है। मैं कहता हूँ 100 रुपये बराई हो भाई, मैं बराई नहीं लेता ये वो से। वही बंदा आके दूसरे दिन मुझे बोलता है ये लो जी ये काम के साइन कर दो और 1 लाख रुपए मैं आपको दे रहा हूँ। फिर मैं चुपके से साइन कर देता हूँ, चलो ले जाओ आपकी फाइल। तो परसेप्शन पे भी डिपेंड करती है कि आपकी परसेप्शन कहाँ जाके रुकती है, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ जाके ख़त्म होती है, वो परसेप्शन है। ठीक है जी। द सेंट्रल थीम ऑफ दिस ईयर रिपोर्ट ऑफ द हैप्पीनेस एंड द कम्युनिटी। पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि जो इस ईयर की जो रिपोर्ट है उसका जो सेंट्रल थीम है वो है हैप्पीनेस ऑफ द कम्युनिटी। अब इस रिपोर्ट के जो सेट 3 फैक्टर हैं वो क्या क्या हैं। लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड हैप्पीनेस, गवर्नमेंट और हैप्पीनेस के बीच में क्या रिलेशन है, वही रिलेशन है जो मोदी जी मन की बात में बताते हैं। प्रो सोशल बिहेवियर, प्रो सोशल बिहेवियर की पावर ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर। पावर ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर क्या होता है, जैसे हमने सुशांत सिंह राजपूत के केस में देखा, चलो जी डिसलाइक डिसलाइक डिसलाइक। बेरोजगारों के केस में हमने देखा मोदी जी के वीडियोज़ डिसलाइक डिसलाइक डिसलाइक। फिर उसका रिजल्ट क्या आता है, लाइक डिसलाइक के बटन बंद करो जी। फिर कमेंट चलने लग जाते हैं, चलो जी कमेंट, ये है प्रो सोशल बिहेवियर। ठीक है जी। चेंज इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का तो हम चेंज देख ही रहे हैं। वो रिया चक्रवर्ती पकड़ी गई और भी सेलिब्रिटीज़ पकड़े जाते हैं, किस वजह से पकड़े जाते हैं, वो आज की इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टाइम है तो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे इधर उधर कहीं ना कहीं मिली जाती हैं। आपकी व्हाट्सएप चैट और ये वो चैट पे मिली जाएंगी। अब यहाँ पे मेजर हाईलाइट क्या है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में टॉप 10 कंट्री ये हैं। पहले फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, और ये टॉप 10 कंट्री हैं आपकी। ठीक है जी। नन ऑफ द वर्ल्ड मेजर इकोनॉमिक पावर हाउसेज मेड द टॉप 10। अब बात ये आती है कि दुनिया की जो पावर हाउस कंट्रीज हैं, पावर हाउस का मतलब कौन कौन सी हैं, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया, जर्मनी, चाइना, ये जो इस तरह की कंट्री हैं उनका कहीं नाम नहीं है। और यहाँ पे नाम किन का आ रहा है, फिनलैंड छोटी छोटी कंट्री, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड, नीदरलैंड। अब ये जो कंट्री हैं ऊपर की 3-4 कंट्रीज मैं आपके बारे में बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ इनके बारे में, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड। ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ अगर आप जाके देखोगे तो यहाँ पे जो लोग होते हैं यहाँ के, वहाँ नास्तिक लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है। नास्तिक लोगों का मतलब ये है कि उन लोगों की धर्म में या फिर भगवान में आस्था कम है, लेकिन ह्यूमैनिटी में ज़्यादा आस्था है। ह्यूमैनिटी का मतलब क्या है, अगर मान लो आपने कोई क्राइम किया है, आपने मान लो 32 लोगों को मारा है। अब मैंने 32 ही लोग क्यों बोले, अगर आपने 32 लोगों को मारा है तो भी आपको एक ऐसी जगह दी जाएगी रहने की, मान लो आपको 2 रूम दिए जा रहे हैं, वाईफाई की फैसिलिटी दी जा रही है, आपको सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर दिया जा रहा है, उसके अलावा आपको इंटरनेट की फैसिलिटी है, सारी चीज़ें आपको मतलब एक किस्म से नज़रबंद कर रहे हैं। ये है आपकी जेल। अगर इस तरह का क्राइम, अगर क्राइम की ये सज़ा है तो इंडिया में तो सब लोग क्राइम करके इसी तरह की जेल में चले जाएंगे। ये हुआ था एक बार, उधर नॉर्वे में हुआ था। एक जैसे आदमी तो हर तरह की सोच के होते हैं, तो नॉर्वे में एक कोई बंदा था, उसने 32 लोगों को मार दिया था, उसको सज़ा मिली थी। ये अगर और किसी देश में 32 लोगों को मार देता तो डेफिनेटली उसको फांसी की सज़ा मिलती। और लेकिन उसको यहाँ पे ये वाली सज़ा दी गई थी कि भाई एटलीस्ट इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दो, इसको सुधरने का मौका दो, और उसकी जो सज़ा हुई थी उसमें ये वाली फैसिलिटी उसको दी गई थी। ठीक है जी, इसलिए मैंने इस वर्ड का इसमें जिक्र किया। फिर हमारे पास आता है इंडिया की जो रैंक है, इसमें 140 क्यों है, वो भी और ड्रॉप हो गई, 140 पे पहुंच गए हम इसमें।
ठीक है जी। अब लगातार इसमें हमारी गिरती जा रही है, पहले 118 थी, 2016 में 118 से 122, 122 से 133, 133 से 140। और जो हमारे पड़ोसी कंट्री है वो भी हमसे अच्छे हैं हैप्पीनेस में, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। ग्रोथ और हैप्पीनेस में क्या कोरिलेशन है? ग्रोथ और हैप्पीनेस में पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर आपके देश की ग्रोथ बढ़ेगी तो आपके आपके लोगों की हैप्पीनेस भी बढ़ेगी। पॉजिटिव कोरिलेशन है, लेकिन कितना कितना कोरिलेटेड है वो डिफाइन करना मुश्किल है। ठीक है जी। अगर आपकी आपकी मान लो ग्रोथ गिरेगी तो लोगों में अराजकता बढ़ेगी। देखो, क्योंकि ग्रोथ गिरेगी तो रोज़गार भी गिरेंगे, रोज़गार गिरेंगे तो और सारी चीज़ों पे भी असर पड़ेगा। जैसे भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो स्टूडेंट है उनको, मैं एक बेसिक सा एग्जांपल बताता हूँ। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, अगर 2014 की बात करेंगे तो उस टाइम पे 1300 प्लस वैकेंसी निकलती थी यूपीएससी की, वो घटा के आज 700 कर दिया। अभी तो बताओ कहाँ, मतलब 50% वैकेंसी आपने ऐसे ही ख़त्म कर दी। जो बच्चे मतलब 50% और बच्चे सेलेक्ट होने थे हर साल, तो मतलब कम से कम इतना तो आप नुकसान कर रहे हो। कभी एसएससी की वैकेंसी 40,000 के आसपास पहुंची हुई थी, वो घट के 8-8, 9-9 हज़ार हो गई। अब नए नए बच्चे तो आ रहे हैं, मान लो बच्चे बीटेक करके आ रहे हैं, बीएससी करके आ रहे हैं, या फिर आईआईटीज़ करके आ रहे हैं। अब कई बार न्यूज़ में सुनने को मिलता है आईआईटी करा हुआ बच्चा पीएन की जॉब जॉब के लिए लग रहा है। तो ये क्या है? ये रिलेशनशिप बताता है आपका ग्रोथ और हैप्पीनेस में क्या रिलेशन है। जब आपकी ग्रोथ नेगेटिव होगी तो लोगों को इस तरह के रोज़गार भी करने पड़ते हैं, इस तरह की सोच भी बनानी पड़ती है। नहीं तो अगर मान लो ग्रोथ बढ़ रही है तो लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएंगे। देर आर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इनकम एंड हैप्पीनेस रेजिंग टुगेदर। तो यही बात है, बढ़ेंगे भी उसी तरह से और घटेंगे भी उसी तरह से। एग्जाम्पल में आपको बताया जा रहा है कि चाइना, जर्मनी और वेनेजुएला फॉलिंग डाउन। देखो, वेनेजुएला की इकोनॉमी 2008 में कोलैप्स कर गई, तो कभी उसकी रैंक 5 थी, वो 5 से घट के 108 हो गई। अभी अगले साल हमारी जो चीज़ें हम देखेंगे, क्योंकि अभी आप देखना पीस इंडेक्स में भी नीचे चले जाएंगे, क्योंकि आप जो फार्मर वगैरह हैं उन पे लठ बरसा रहे हो। जो और भी मतलब 100 तरह की बीमारियाँ हमारे यहाँ पे हो रखी हैं, मतलब हिंदू मुस्लिम के नाम पे और किसी नाम से। ठीक है जी। अब मीनिंग, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस। अब हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है भाई? हैप्पीनेस कोई ऐसी टर्म तो है नहीं कि हमने बता दिया जी अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आप हैप्पी हो। अगर जी आपके आपके माथे पे स्टार लगा हुआ है या आपकी जेब पे स्टार लगा हुआ है तो आप हैप्पीनेस, आपके पास हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस है क्या चीज़? ये तो एक फीलिंग है ना। इंसान की फीलिंग कैसे मेजर करोगे आप? द वर्ड हैप्पीनेस क्वाइट कॉम्प्लेक्स, इट इज़ नॉट यूज लाइटली। देखो, हैप्पीनेस कॉम्प्लेक्स वर्ड है, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, आप उसको प्रॉपरली आप उसको कैसे यूज करोगे? द की टू प्रॉपर मेजरमेंट must be begin with the meaning of the word happiness as per report world happiness report 2013. The problem of cause is happiness at least two ways. अब हैप्पीनेस क्या होता है वो इन्होंने दो तरीके से बताया। एक तो इमोशन, मान लो मेरे पास कल मैं मान लो परेशान था, मुझे बुखार था, बुखार था, कुछ भी था, ठीक है जी। या फिर मेरे पास कल 100 रुपये नहीं थे, 100 रुपये थे, आज मेरे पास 200 रुपये और हो गए तो मैं खुश हूँ इमोशनली। या फिर कल मेरे बुखार था, आज मेरा ठीक हो गया तो मैं इमोशनली खुश हूँ। ये तो हो गया हमारा इमोशन पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा है जन इवेल्युएशन। इसमें क्या है, हम ओवरऑल लाइफ देखेंगे। ओवरऑल लाइफ का मतलब क्या है? ओवरऑल लाइफ का मतलब ये है कि भाई बचपन से लेके बुढ़ापे तक आदमी कितना खुश रहा है, मतलब उसके पास सारी चीज़ें रही हैं नहीं रही हैं। मान लो एक तो बंदा बचपन में पैदा हुआ और पैदल चल रहा था, जवानी में उसके पास साइकिल आई और बुढ़ापे तक उसी साइकिल के साथ उसकी अपनी ज़िंदगी काट ली। दूसरा ये था कि बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद बाइक आई, उसके पास फिर कार आई, फिर उसके पास चार्टर प्लेन आई, फिर उसके बाद ये आपकी इवेल्युएशन ऑफ लाइफ है, पूरी लाइफ का। ये दो पॉइंट आपके हैप्पीनेस मेजर करते हैं। ठीक है जी। अब जो हैप्पीनेस जो रिपोर्ट है, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, जो हैप्पीनेस रिपोर्ट है, उसका बैकग्राउंड क्या है? उसका बैकग्राउंड ये है, इन जुलाई 2011 UN जनरल असेंबली पास ए हिस्टोरिकल रीजन। इट्स इन्वाइटेड द मेंबर कंट्रीज मेजर द हैप्पीनेस ऑफ देयर पीपल एंड यूज देयर हेल्प गाइड देयर पब्लिक पॉलिसीज। अब
2011 में यूएन जनरल असेंबली ने जो भी उनके यूएन के जो मेंबर थे उनको बुलाया और उनको बोला कि आप अपने लोगों की हैप्पीनेस मेजर करो और जो भी आप पब्लिक पॉलिसी बनाते हो इस तरह की बनाओ कि लोगों का मैक्सिमम वेलफेयर हो। ठीक है जी। उसके हिसाब से क्या हुआ, दिस वॉज फॉलोड इन अप्रैल 2012 बाय द यूएन हाई लेवल मीटिंग हैप्पीनेस वेल बीइंग चेयर्ड बाय पीएम ऑफ भूटान। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में आया हुआ है, नोट कर लीजिए आप। ठीक है जी। अब 2012 का की में ये चेयर हुई। अब इसका जो चेयरमैन बनाया गया वो बनाया गया भूटान का जो पीएम थे उनको। ठीक है जी। एट द सेम टाइम फर्स्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड फॉलोड द सम मंथ लेटर OECD गाइडलाइन सेटिंग द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ वेलबींग। उसके बाद ही क्या हुआ, OECD ने कुछ इंटरनेशनल गाइडलाइन बनाई किसके लिए, मेजरमेंट ऑफ वेलबींग लोगों की वेलबींग। अब ये वाली लाइन आप नोट कर लें। देखो, जो आपकी पहली जो रिपोर्ट है वो पब्लिश कब हुई, 2012 में। ठीक है जी। उसी टाइम पे गाइडलाइन बनाई गई उसी ईयर में 2012 में, किसके द्वारा, OECD के द्वारा, कि भाई लोगों की वेलबींग इस तरह की होनी चाहिए। री इमेजिंग द आइडिया ऑफ हैप्पीनेस। अब आइडिया ऑफ हैप्पीनेस का मतलब क्या है, सर्च ऑफ हैप्पियर लाइफ ऑफ ह्यूमैनिटी कंटिन्यू अल्टीमेट एम नोट्स। देखो, जितने भी संत हैं, साधु हैं, फिलोसफर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, सबका यही मानना है कि भाई जितने भी यहाँ अर्थ पे इंसान रहते हैं, ह्यूमन बीइंग रहते हैं, अदर एनिमल रहते हैं, उनकी लाइफ अच्छी हो। ठीक है जी। अब वो कैसे हो, उसके लिए एक 2012 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई जिस पे फोकस आपका किया गया पॉलिसी पे कि भाई इस तरह की पॉलिसी बनाओ जिससे लोगों की वेलबींग मैक्सिमम हो। अब इसमें कुछ पॉइंट्स इन्होंने बताए। कौन कौन से पॉइंट, दिस इज एन एज ऑफ स्टार कॉन्ट्राडिक्शन वाइल द वन हैंड वर्ल्ड एंजॉय द टेक्नोलॉजी एंड इमेजिनेबल सोफिस्टिकेशन ऑन द एटलीस्ट द पीपल ऑफ लिविंग विदाउट इनफ टू इट। एक पॉइंट ये आता है कि भाई एक साइड तो ऐसे लोग हैं जैसे बिल गेट्स, मार्क जुकर्सबर्ग और हमारे अंबानी जी, अडानी जी, जिनके पास अंधा पैसा है। दूसरी साइड आप रोड के साइड पे कुछ लोग देखेंगे जो स्टारवेशन में है, जिनको सारा दिन खाना नहीं मिलता, दिन में पता नहीं खाना मिलता है नहीं मिलता, भूखे सोना पड़ता है। तो ये क्या है, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है बिल्कुल। ठीक है जी। दिस कॉन्ट्राडिक्शन शुड कम नॉट कम एज ए शॉक to greatest sages of the humanity including the Aristotle and the Buddha who taught humanity time and again the material gain alone fulfill not the deepest need। अब क्या हुआ, ये कॉन्ट्राडिक्शन तो चलते रहते हैं। अब जैसे मान लो बहुत से टाइम टू टाइम समझदार आदमी आए, जैसे अरिस्टोटल हुआ, बुद्धा हुए, उन्होंने लोगों को समझाया। बुद्धा ने क्या समझाया, बुद्धा ने ये समझाया कि भाई तुम ये जो अपना ज्ञान पेल रहे हो ना, कि एक आदमी से दूसरे आदमी में भेदभाव कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, सारे आदमी इक्वल हैं, उनको इक्वल जीने का राइट है। ठीक है। दूसरा, अब ये उन्होंने क्यों बताया, वो इन्होंने ये बताया कि भाई एक लोग तो काम ही काम करेंगे, दूसरे लोग बैठ के खाएंगे। ठीक है। अब उससे तो एक आदमी को तो गेन मिल रहा है, दूसरे आदमी को लॉस मिल रहा है। दूसरा, एरिस्टोटल ने क्या बताया, एरिस्टोटल ने भी यही बताया कि सोसाइटी का वेलफेयर होना चाहिए, सोसाइटी एक वेलफेयर सोसाइटी होनी चाहिए, ये नहीं है कि एक आदमी दूसरे का खून चूसे जा रहा है। ठीक है। वर्ल्ड हैप्पी, अब उसी का रिजल्ट यही आता है आज की। अगर हम इंडियन कंट्री की बात करें तो मिस्टर मिसअंडरस्टूड आप मूवी का देख सकते हैं, आपको ज़्यादा पता चल जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2012 टुक द की एग्जाम्पल फ्रॉम USA, द वर्ल्ड सुपर पावर रिलेशनशिप ऑफ ग्रोथ हैप्पीनेस ऑफ देयर पीपल। आप US का ही एग्जांपल ले सकते हैं। कैसे एग्जांपल ले सकते हैं US का, सुपर पावर है पैसे में, लेकिन बाकी सारी चीज़ें तो हैं वहाँ पे, क्राइम है, ब्रगलर हैं, और लोगों में तनाव है, कुछ भी मतलब जितनी बुराइयाँ होती सारी तो मिलती हैं। द रियलिटीज ऑफ पॉवर्टी, एंजाइटी, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, अनहैप्पीनेस, plenty should not be regarded as curiosities। वी कैन दिस अडोप्टेड लाइफ स्टाइल टेक्नोलॉजी। देखो इसमें क्या है,
जिस तरह की हम लाइफस्टाइल देख लेंगे उसी तरह के उसके रिजल्ट आएंगे। मान लो अगर हम सारा दिन एसी में बैठे रह देंगे तो हम धूप में नहीं निकल सकते। अगले पॉइंट क्या करता है, हायर हाउस होल्ड इनकम जनरली सिग्निफाइंग द इम्प्रूवमेंट ऑफ द पुअर पीपल। अब इसका मतलब क्या है कि जितने भी हाउस होल्ड हैं अगर उनकी इनकम बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उनकी प्रोग्रेस हो रही है। ठीक है जी। लेकिन एक टाइम के बाद मान लो मनी की वैल्यू भी ख़त्म हो जाती है। मान लो आज मेरे पास 1 लाख रुपए है, ठीक है जी, मेरी सेविंग 1 लाख रुपए है, तो मैं 1 लाख रुपए से एक बाइक खरीद सकता हूँ। मेरी सेविंग 10 लाख रुपए होगी, मैं 10 लाख रुपए से एक कार खरीद सकता हूँ। अगर मेरी सेविंग 1 करोड़ रुपए होगी तो मैंने एक कोई घर खरीद लिया। अगर मेरी सेविंग 1,000 करोड़ हो गई तो मेरे लिए वो उसकी इतनी इतनी वैल्यू नहीं रहेगी। एफिलेंस हैज़ द क्रिएटेड आउन प्रॉब्लम। अब देखो, अगर आप एफिलेंस हो, जैसे अगर हम बात करें मुकेश अंबानी की बात करें, भाई पैसा तो इंडिया में सबसे अमीर आदमी है, लेकिन उसका खुद का बेटा तो ओबेसिटी से परेशान है। आपने उसका इलाज करा दिया, वो फिर वैसा ही हो गया। तो कुछ चीज़ें तो, अब डायबिटीज़ हो हैं, ईटिंग डिसऑर्डर हैं, एक गरीब आदमी है लेकिन उसको ओबेसिटी नहीं मिलेगी, डाइटिंग डिसऑर्डर नहीं मिलेंगे, क्योंकि खाने को ही नहीं मिल रहा है। डाइटिंग डिसऑर्डर कहाँ, जो मिल गया वही ठीक है बेचारे को। ठीक है जी। हायर एवरेज इनकम डू नॉट नेसेसरी इम्प्रूव द वेलबींग। अब इसका मतलब ही नहीं कि आपकी एवरेज लाइफ, आपके पास इनकम एवरेज हायर है तो आपके पास लाइफ अच्छी होगी। यूएस इसका एग्जाम्पल ही है। हायर इनकम का मतलब ये भी नहीं है कि भाई आपकी हैप्पीनेस बढ़ जाएगी। अनदर प्रॉब्लम क्राफ्टिंग द मनी वांट थ्रू द इंसेंस्ड एडवर्टाइजिंग प्रो। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं आज के टाइम पे, अगर हम देखें तो जिस चीज़ की डिमांड नहीं है उसकी डिमांड क्रिएट की जाती है। जैसे मोबाइल फ़ोन, ठीक है जी, मोबाइल फ़ोन की, एक आदमी के पास एक मोबाइल फ़ोन है तो उसको ये लगता है कि एक मोबाइल फ़ोन एक साल में, हम मोस्टली जितने भी लोग हैं सबको लगता है कि भाई एक साल में मोबाइल फ़ोन बेच देना चाहिए, 1 डेढ़ साल ही इसकी लाइफ होती है। ऐसा नहीं है, मोबाइल फ़ोन की लाइफ 4 साल भी हो, 4 साल भी आप उसी मोबाइल को यूज़ कर सकते हो। उसकी फॉल्स डिमांड एडवर्टीजमेंट के सारे क्रिएट की जाती है कि आप जी आप अपना पुराना मोबाइल दे दोगे तो आपको इतना कैशबैक मिल जाएगा, ये नए मोबाइल में ये कैमरा है, वो है वो है, लेकिन एक्चुअली है कुछ नहीं। ठीक है जी। थिंकिंग पे भी डिपेंड करता है, जितनी अच्छी थिंकिंग होगी उतने आप हैप्पी रहोगे। अब वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट ने राशनल डिसीजन मेकिंग की बात की कि भाई अब वांट की जगह आप हैप्पीनेस पे फोकस करो। अंडरस्टूड द मॉडल ऑफ द ह्यूमैनिटी, और ये सारी वो चीज़ें आ गई जी हमारी। ठीक है। इनसाइड ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। अब ह्यूमन बिहेवियर का क्या मतलब है? अब यहाँ पे जो ह्यूमन बिहेवियर कहाँ से आया, ये आया जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 थी, उसमें माइंड, सोसाइटी और बिहेवियर की बात की गई थी। ठीक है जी, वहाँ से आया। उसमें कुछ आइडियाज़ थे, किस तरह के आइडियाज़ थे, उसमें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात किया गया था। उसमें पॉलिसी मेकिंग बनाते टाइम बताया गया कि ह्यूमन का बिहेवियर एक सोसाइटी में कैसा होना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो में बस इतना ही, वो जो हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो हम अगले वीडियो में देख लेंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।